गुड मॉर्निंग टू ऑल चिल्ड्रंस। बच्चों, आज हम पृथ्वी की जो गतियां हैं उन गतियों के संबंध में चर्चा करेंगे। उनके संबंध में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की कौन कौन सी गति है और वो किस तरह से मूव करती है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पृथ्वी की गतियां कितनी है, कितनी तरह से पृथ्वी है वो अपनी गति करती है। तो दो तरह की गतियां आती है, एक तो परिक्रमण गति और दूसरी है परिभ्रमण गति। सबसे पहले हम इस परिभ्रमण गति को देखें तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर ही रहते हुए मूव करती है। ये गति पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और जिसकी वजह से इसके परिभ्रमण गति की वजह से दिन और रात बनते हैं। तो सबसे पहले हमें परिभ्रमण गति की बात करें तो इसका मतलब है पृथ्वी अपने अक्ष पर रहते हुए ही इस तरह से मूव करना पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये गति परिभ्रमण गति कहलाती है। और जब ये अपने अक्ष पर ही घूमती है तो इसका परिणाम क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। दूसरी गति की हम बात करते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति इससे थोड़ा विपरीत है और परिक्रमण गति की जब हम बात करेंगे तो ये गति आती है कि सौर परिवार का एक पृथ्वी सदस्य है, तो वो बीच में सूरज के चारों तरफ एक अंडाकार जो पथ है उसका पाथ है, उस पाथ के ऊपर वो पूरा का पूरा अपना चक्कर करती है, तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति। अब ये गति जब पृथ्वी करती है तो पूरा 1 वर्ष इसको लगता है। गति को कंप्लीट करने में पूरा 365 दिन, 1 वर्ष पूरा लगता है। और इस परिभ्रमण गति की बात करेंगे तो इसमें 24 घंटे में ये अपना एक चक्कर है वो कंप्लीट कर लेती है। अब थोड़ा सा अगर इस परिक्रमण गति है इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं तो एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि परिक्रमण गति किस तरह से पृथ्वी की पूरी है वो कंप्लीट होती है, एक साल के दौरान उसकी क्या क्या पोजीशन होती है। तो हम एक डायग्राम के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम को देखने से अपने सामने स्पष्ट है कि बीच में सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी की मैंने 4 स्थितियां बनाई है और इन चारों स्थितियों को हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि पृथ्वी का जो पाथ है वो पाथ गोलाकार नहीं होकर के, और ये पूरा का पूरा जो घूमने का पाथ है, परिक्रमण पथ है, वो पथ अंडाकार है। दूसरी सिचुएशन अपने पास ये आती है कि पृथ्वी को जैसे हम बीच में से विषुवत रेखा है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, तो इसकी 4 स्थितियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी को हम देखें तो 21 मार्च को पृथ्वी पर क्या स्थिति रहती है। तो 21 मार्च को हम देखते हैं तो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी पर उत्तरी विषुव की स्थिति होती है। अब विषुव को समझने की जरूरत है। विषुव का मतलब है कि दिन और रात की जो अवधि है वो अवधि बराबर हो। इसका मतलब ना तो वहां पर ज्यादा गर्मी हो ना वहां पर सर्दी हो। ऐसी स्थिति अगर होती है 21 मार्च को, तो ना दिन बड़ा और ना रात बड़ी, दोनों बराबर। उस स्थिति में पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उस उत्तरी गोलार्ध पर बसंत ऋतु होती है और जो दक्षिणी गोलार्ध है उस गोलार्ध पर शरद ऋतु होती है। तो पहला हमें ये हुआ कि अंडाकार पथ है। अंडाकार पथ में ये पृथ्वी है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर इस तरह से ये अपना परिक्रमण पथ पर गति करती है। और 21 मार्च की हम स्थिति देखें तो इस पर उत्तरी विषुव की स्थिति है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, और दिन और रात 21 मार्च को बराबर है। अब इसी तरह की स्थिति जब ये पृथ्वी 21 मार्च को है, वही स्थिति हम 23 सितंबर को पाते हैं। और 23 सितंबर को यहाँ पर दक्षिण विषुव की स्थिति आ जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध पर जैसे ऊपर वाला 21 मार्च की स्थिति थी वो उलट जाती है। उलटने का मतलब हुआ कि जैसे 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु थी, वो
शरद ऋतु, यहाँ आकर के उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाती है। तो ये अब हमसे अगर पूछा जाए तो दिन और रात बराबर यानी विषुव की स्थिति एक तो 21 मार्च को होती है और एक 23 सितंबर को। इस दिन पृथ्वी की सूर्य से गज दूरी बराबर है और ऐसी स्थिति में यहाँ दिन और रात बराबर है। अब उससे विपरीत हम अगर यहाँ आएंगे तो पृथ्वी की 21 जून को क्या स्थिति होती है। अब 21 जून की अगर हम देखें तो यहाँ 21 जून को ये उत्तरी अयनांत बनता है। अब अयनांत को हमें समझने की जरूरत है। उत्तरी अयनांत का मतलब है पृथ्वी का जो आधा ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है उसके अंदर दिन बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो, तो ऐसी स्थिति को हम उत्तरी अयनांत की स्थिति कहेंगे। और ये स्थिति बनेगी 21 जून को। इट मीन्स 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सबसे ज्यादा पड़ेंगी और ऐसी स्थिति के अंदर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होगी। दिन छोटा होने से रात बड़ी होगी। तो ये स्थिति है 21 जून को बनेगी। अब अगर हम हमारी स्थिति बात करें, अपना देश भारत है, वो भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं 21 जून को अपने भारत में दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी होगी। उसके विपरीत 21 जून को अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर रात सबसे बड़ी होगी और दिन सबसे छोटा होगा। और इस 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधी पड़ेगी। अब जब 21 जून वाली स्थिति है उसके विपरीत स्थिति अगर हम देखें तो हम 22 दिसंबर को जाते हैं। 22 दिसंबर को पृथ्वी का जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, बीच में विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा, तो नीचे जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो उस स्थिति में दक्षिणी अयनांत की स्थिति बनेगी। दक्षिणी अयनांत का मतलब है कि पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके अंदर दिन बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। तो उस स्थिति में होगा कि उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे कम पड़ेंगी। तो इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में तो होगी शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होगी ग्रीष्म ऋतु। तो ये हमने एक डायग्राम के जरिए पृथ्वी की परिक्रमण गति है, उस पूरी पृथ्वी की परिक्रमण गति को समझा। ये एक अंडाकार पथ पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में बात करें, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी। तो ये थोड़ी सी हमने जानकारी ली और डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश की। धन्यवाद।